38 है -36 -2 इंटू 5 + 7 -6 डिवाइडेड बाई 3 है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले इसमें देखना है कि ये एप्लीकेशन है किसकी एप्लीकेशन है, ये बॉड मैश रूल की एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बॉड मैश रूल और द बॉडी मैश रूल। तो सबसे पहले आई हैव टू सॉल्व अप दीज ब्रैकेट्स, सो मैंने इन ब्रैकेट्स को हैंडल करना है। Now I have two brackets. I have the square bracket as well. I have this curly bracket as well. तो मेरे पास दो तरह की ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं जो मोस्ट इंटीरियर ब्रैकेट है, जो मोस्ट इंटरनल ब्रैकेट है, उसके लिए मैं सॉल्व करूंगा। तो 38 यहीं पे पड़ा हुआ है, माइनस का साइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड दिस इज 36 -2 इंटू 5 + 7। सो 5 + 7 इज 12। 12 में से 6 चला जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दोबारा हमारे पास 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मैंने किया क्या है, 5 + 7 को मैंने सॉल्व किया। 5 + 7 जो है वो मेरे पास क्या आया है, 5 + 7 जो है वो मेरे पास 12 आया है। 12 में से मैंने 6 को माइनस कर किया है तो दोबारा मेरे पास 6 बच गया, तो ये वाला 6 बच गया। एंड ये जो ब्रैकेट है मेरे पास, ये यहाँ पर अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाई 3। अब अगेन अभी भी ब्रैकेट रिटेन है। ये जो ब्रैकेट है कंप्लीट, इस कंप्लीट ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, जिसको ये मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इन लेट से ग्रीन कलर में। इसको इसको मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि पता चले कि इस चीज़ को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो लेट सी इसको सॉल्व करने से क्या होता है हमारे पास। तो ये है 38 - 36 में से 12, 2 6 या 12 हो जाएगा। 36 में से 12 जो है ना वो माइनस हो। तो पेपर में तो एंट्रेंस टेस्ट में तो आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, राइट आंसर के मार्क्स मिलते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे स्टेप्स कर रहा हूँ। और मैंने जो स्टार्ट लिया है ना, वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, अब क्या होगा, मेरे पास 38 ये है अपनी जगह पे, और इसमें से 36 -12 कर लेंगे हम लोग, तो ये तो 24 हो जाएगा। लेकिन 24 को मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि बॉर्ड मैच रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाए तो फिर आप ऑर्डर की तरफ जाते हैं। ऑर्डर यहाँ पे है नहीं है, ऑर्डर कहते हैं पावर को। तो किसी भी टर्म के ऊपर यहाँ पे पावर नहीं है, फिर बारी आ जाएगी डिवीजन की, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 24/3 डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 8 रह जाएगी। 38 में से 8 चला जाएगा तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा। तो द राइट आंसर हेयर इज 30। So sometimes the examiners will try to deceive you in a way that they will be giving you questions के जिनके अंदर मल्टीपल ब्रैकेट्स होंगे, जिनके अंदर मल्टीपल जो है ना वो साइंस होंगे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के। तो यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। स्टिक टू द बेसिक्स। एंड बेसिक्स क्या है कि बॉर्ड मैथ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर ऑर्डर्स को सॉल्व करें अगर पावर्स हैं। अगर आपके पास ऑर्डर्स या पावर्स प्रेजेंट नहीं है उसमें, देन यू विल गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन साइन and division sign first, then the multiplication sign, and then the addition sign, and in the end you will be solving for the subtraction sign। अच्छा जी, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारे पास कि अहमद हैज 95/3 लीटर्स ऑफ पेंट। सो द टोटल पेंट जो कि अहमद के पास है ना वो 95/3 लीटर्स ऑफ पेंट है। आफ्टर यूजिंग 5 9/12 लीटर्स इन अ रूम and 37/12 liters in kitchen, how much paint is left? So now this is a pretty straightforward question अगर आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हो। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। बेसिकली उसने सिर्फ आपको डिसीव करने के लिए एग्जामिनर्स ने, और आपके पेपर में भी ऐसा ही होगा, जब आप पेपर में अपेयर होगे तो पेपर में भी आपके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा होगा कि क्वेश्चन जो है दे विल नॉट बी डिफिकल्ट, बट उनको क्या किया गया होगा, एग्जामिनर्स ने आपको अपनी तरफ से ट्रिक करने की कोशिश की हुई होगी, आपको अपनी तरफ से डिसीव करने की कोशिश की होगी कि आप क्वेश्चन को जो है ना वो रॉन्ग करो। स्पेशली इन द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन की अगर बात की जाए तो ट्रिकी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर क्या है कि दिस इज अ टोटल पेंट। तो ये टोटल पेंट है हमारे पास, उसमें से इतना पेंट जो है वो रूम में कंज्यूम हो गया है, रूम में उसने लगा दिया, और इतना पेंट जो है ना वो इसने किचन में लगा दिया। तो पीछे कितना पेंट रह गया, तो डेफिनेटली टोटल में से माइनस कर दूंगा मैं रूम प्लस किचन का पेंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो पेंट लेफ्ट है वो आ जाएगा। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टर्म जो है फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो टोटल पेंट है डेट इज 95/3, इसको ये रहने देते हैं माइनस रूम प्लस किचन के पेंट को ऐड कर लेते हैं 59/12 प्लस 37/12। अब सिर्फ वही बात मैंने बताया कि एग्जाम में इनकी टैक्टिक्स क्या होती है एग्जामिनर्स की, कि वो क्वेश्चन में आपको रिसीव करने की कोशिश करें, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में 12 पड़ा हुआ है, जब मैं 12 का एलसीएम लूंगा तो 12 ही आएगा। तो 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, एंड 59 प्लस 37 सिंपली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के नीचे
दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो सिमिलर है, तो 59 में 37 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपली। क्योंकि जब दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम और आप उनके बीच में एलसीएम ले रहे हो तो कॉमन ले लेते हैं, एक तरह से ऊपर ऐड हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, जो भी उनके ऊपर आप जो है के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। मैं इनको ऐड कर दूंगा, 9 में 7 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 96 हो जाएगा। अब पेपर में एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए जब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना चीज़ों की साथ साथ, तो काइंडली डू प्रैक्टिस दैम विदाउट कैलकुलेटर। और ये जो 95/3 था ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अब चाहूँ तो मैं इनका एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकता हूँ, चाहो तो मैं इनको जो है ना कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो 12 7 से 84 एंड 12 8 96, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 8 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा है, 95/3 -8 बच गया है। हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो सारी की सारी टर्म थी इसको मैंने सॉल्व किया 96/12 को, तो वो 8 आ गया। एलसीएम ले लूंगा मैं, 95 माइनस, अब अकेली टर्म है यही एलसीएम में चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 95 में से मैं क्या करता हूँ, 24 को माइनस कर लेता हूँ, 1 बचेगा, 7 बचेगा, एंड दिस इज 71/3 लीटर्स आ जाएगा। तो 71/3 लीटर्स, ऑप्शन डी हेयर is the right choice for this question. So this is the right choice. The option D is the right choice. Right जी? So moving on to the next question, question number 3. तो प्रीवियस जो लेक्चर था, जो कि टॉपिक वाइज लेक्चर था अलजबरा का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना रूट्स इसको कहते हैं, जो एक्स की वैल्यूज आती हैं उनको जो है ना हम लोग रूट्स कहते हैं। अब एक तरीका कार तो यह है कि आप इस इक्वेशन को क्या करो कि इस इक्वेशन को आप जो है ना वो सॉल्व करो, एक्स की दोनों वैल्यूज निकालो, दोनों को आप ऐड कर लो, तो आपके पास जो है ना वो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। यानी रूट्स क्या हैं, जो एक्स की वैल्यूज आती है ना यहाँ से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो रूट्स कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, वो रूट्स कहलाती हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, रादर देन कि मैं पहले एक्स के लिए सॉल्व करूँ, फिर दोनों वैल्यूज आए, फिर मैं रूट्स निकालूं, तो सम ऑफ रूट्स हो गया या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, इसको निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को या सम ऑफ रूट्स को निकालने का ना बड़ा आसान फॉर्मूला है, वो ये है कि देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले ए क्या होता है, ए कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म का, बी कोफिशिएंट होता है एक्स वाली टर्म का, और सी होता है कांस्टेंट। तो जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गिवन बाय माइनस बी बाय, वेयर है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, दैट इज गिवन बाय सी बाय। तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, और ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ। तो सम ऑफ रूट जो है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है, जबकि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा वो सी बाय ए है। वो क्या है, वो सी बाय ए है। ठीक है, तो बड़ा ये आसान है याद रखना। तो आप सिंपली इस तरीके से सम ऑफ रूट्स निकाल लें, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए तो निकालें। सम ऑफ रूट्स मैंने निकालना है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, तो इसलिए ए तो यहाँ पे 9 है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी होता है, बी जो है वो यहाँ पे 21 है, और सी जो है ना वो यहाँ पर -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए है, सो माइनस बी, तो बी है यहाँ पे 21, माइनस फॉर्मूला का आ गया, और ए जो है वो 9 है। 3 के टेबल से हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, 3 7 are 21 and 3 3 are 9, तो अल्फा प्लस बीटा इज -7/, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी। तो ये मैंने क्या निकाला है इनका, ये मैंने इनका निकाला है जी सम ऑफ रूट्स। क्या निकाला है मैंने इनका, सम ऑफ रूट्स। यहीं है ना मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर इसी तरीके से आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एग्जाम में दे दें और आपको कहें जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो मैंने फिर बताया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए है। तो सी क्या है, -8 है, ए क्या है, 9 है। अब साइन के साथ लेना होता है, तो यहाँ भी तो 21 के साथ प्लस का साइन था, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला में माइनस है, माइनस बी बाई है। तो सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूला में माइनस बी बाई है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला में सिंपली अगर आप देखो तो सी बाई है, उसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। ये जो माइनस का साइन था ना ये वाला, ये फॉर्मूला के अंदर है सम ऑफ रूट्स के, इसलिए मैंने ये माइनस यहाँ पे प्लग इन किया था। तो बाकी ये तो 21 था, +21 था, नो डाउट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्योंकि प्लस सी बाई ए है, तो सी का साइन जो है वो -8 है, और ये जो है वो +9 है, तो -8/9 आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और वहां पे आपके पास क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पूछ लेंगे। अच्छा जी, अब समटाइम्स बड़ी बेसिक सी सॉल्विंग आ जाती है ट्राइंगल्स की। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है ना, वो पूछ रहा है कि जो ट्राइंगल है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है ना वो कितना कितना होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जितने भी कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं, नॉट ओनली द ट्राइंगल, बट जितने भी हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं, उन कन्वेक्स पॉलीगॉन्स का जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। नॉट ओनली अबाउट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट आपने पेपर में याद रखना है कि सिर्फ ट्राइंगल नहीं, बल्कि जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स के हैं थ्री या थ्री से ज्यादा शेप्स वाली जितनी भी फिगर्स हैं वो पॉलीगॉन्स कहलाती हैं। अब उसमें क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाते हैं जिनकी चार साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं। क्वाड मीन्स फोर। तो क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन सी फिगर्स आ जाती हैं? हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इन सब में भी जितने भी कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं उन सब में एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है ना 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं समझाने के लिए। सवाल ये था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, ये पूछ रहे थे आपसे। तो मैं पहले ना एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट से मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और हम ये सपोज करते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी लेट से 60 डिग्री है, तो ये तो इंटीरियर एंगल्स हैं। जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ना वो तो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इंटीरियर कौन से हैं? जो कि इनसाइड है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ कितना है। तो मैंने आपको क्या कहा, जितने भी कन्वेक्स पॉलीगॉन है सबके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है ना वो कितना होता है, वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमने बताना है। तो मैं इसको फर्दर भी समझा देता हूँ, सिर्फ इसको एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ। स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये कंप्लीट जो एंगल होगा ना, ये इतना पूरा, ये कंप्लीट एंगल ये होगा 180 डिग्री। इसमें से इतना सा पोर्शन तो 60 डिग्री है, ये जिसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन था ना अंदर, ये तो कितना था, 60 डिग्री था। तो एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी 180 होता है। तो ये रिमेनिंग जो एंगल है, मैं इसको पर्पल में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा, 120। कैसे भाई, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल 180 है ना, तो 180 में से जब ये 60 चला जाएगा तो पीछे कितना रह जाएगा, 120 डिग्री रह जाएगा। तो ये एंगल 120 डिग्री। अगेन ये भी क्या है, ये भी हमारे पास कंप्लीट जो है ना स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री एंगल है इसका टोटल। तो 180 में से ये जो इतना सा ये 120 रह जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो इतना एंगल अगर 60 है तो ये रिमेनिंग भी 120 रह जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ है, बाहर है एंगल, जिनको मैंने पर्पल कलर में यहाँ पे जो है ना राइट डाउन किया। तो ये भी मेरे पास 180 डिग्री है, मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का हमेशा सम कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 प्लस 120, 360 डिग्रीज होता है हमेशा। कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने इसका पूरा बकायदा आपको प्रूफ दे के समझा दिया ताकि कोई भी फिगर आए तो अब आपको मसला ना हो। कह रहे हैं कि द मीडियन इन द डेटा सेट इज, एक डेटा सेट गिवन है हमारे पास, 2 3 5 6 8, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो मीडियन हमने बताना है कि मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट वो क्या है। ठीक है, तो मीडियन के लिए आप क्या करते हैं कि मीडियन हमारे पास क्या होगा कि आपको देखना पड़ता है कि डेटा पॉइंट्स हमारे पास जो गिवन है वो इवन है या डेटा पॉइंट्स हमारे पास ऑड हैं। अगर तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, यानी डेटा सेट के अंदर जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटाज हैं, वो तो अगर ऑड हैं, तो मीडियन क्या होगा, जो सिंगल दरमियान का
स्पेसिफिकली मिडिल का नंबर होगा। एल्स एल्स क्या होगा कि अगर इवन है, इवन में हम लोग क्या करेंगे कि इवन के केस में हम लोग उसको n+1th टर्म कर देंगे, ठीक है ना। इवन के केस में हम लोग उसको क्या कर देंगे, n+1th टर्म कर देंगे। इवन नंबर के केस में हमने कैसे निकालना है, और नंबर के केस में कैसे निकालना है, दोनों में मैं बता देता हूँ, और साथ ही मैं आपको मॉड का कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। मॉड का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और मीडियन का, क्योंकि ये भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को पेपर में ऑन एंड ऑफ पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए ना डेटा को आप क्या करोगे, रीअरेंज कर लोगे। डेटा को आप रीअरेंज कर लोगे। सबसे छोटा क्या है, डेटा सेट के अंदर 2 है, तो 2 है, फिर दोबारा 2 है क्योंकि 2 दो दफा आया हुआ है, फिर 3 आया हुआ है ये वाला, फिर एक और 3 है ये वाला, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया। मैं निशान लगा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना 4 बनता है, 4 ये हो गया, फिर 5 दो दफा है। जो रिपीटेड है वो रिपीटेड ही लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा सेट में वो दो दफा आई हैं वैल्यूज, 5 और 5 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू 6 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है। अब सबसे पहला काम चेक करना है कि डेटा जो है ना, जो डेटा सेट है दैट इज इवन और दैट इज ऑड, वो इवन है या ऑड है, तो हम इसको काउंट करते हैं पहले। तो 1, जब हम काउंटिंग कर रहे हैं डेटा की, ठीक है ना, फॉर द काउंटिंग ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th वैल्यू है, ये 7th वैल्यू है, ये 8th वैल्यू है, फिर ये 9th वैल्यू है। तो ये तो प्रीटी सिंपल आ गया, ये ऑड डेटा सेट है, ऑड डेटा सेट है। तो ऑड डेटा सेट में क्या होगा कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी, जो मिडिल वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास यहाँ पर मीडियन होगी। तो ये सेंट्रल वैल्यू बनती है, क्योंकि 4 वैल्यूज यहाँ पर नीचे हैं और ये जो 4 वैल्यूज है वो यहाँ से ऊपर है। तो ये जो है ना मेरे पास सेंट्रल वैल्यू होगी। तो जो सेंट्रल वैल्यू है ये मेरा मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन मेरा यहाँ पर क्या है, 4 है। मीडियन मेरे पास यहाँ पर क्या है, 4 है। तो ऑड के केस में अगर आपने मीडियन निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ताकि ये जो शॉर्ट हम ये लेक्चर करें, ताकि आपके मीडियन और मॉड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप पेपर में उसको इजीली इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट लेकर उतरोगे और आप उसको सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपने डेटा को अरेंज कर लेना है। डेटा सेट को अरेंज किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। छोटे से किसकी तरफ जाना होता है, बड़े की तरफ जाना होता है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने काउंटिंग करनी है कि डेटा मेरे पास ऑड है या इवन है, कि डेटा मेरे पास ऑड है या इवन है। अगर तो ऑड है तो फिर तो जो सेंट्रल टर्म है, देखो अब सेंट्रल या मिडिल टर्म ये बन रही है, क्योंकि इसी के नीचे 4 वैल्यूज हैं, यहां पर भी हमारे पास क्या है, इससे ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 वैल्यूज हैं। तो ये जो टर्म है ये सेंट्रल टर्म है, मिडिल टर्म है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑड के केस में। अब इवन के केस में क्या होगा, अब अगर डेटा सेट मेरे पास इवन होता, लेट से इसी डेटा सेट को लिखते हैं, और ये 8 वैल्यूज होती, लेट से ये होता 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 5 दो दफा आया हुआ है इस डेटा सेट में, फिर 5 दो दफा, फिर 6 आया हुआ है, 8 वैल्यूज होती, 8 वैल्यूज होती। ये लास्ट वैल्यू ना होती, 9th वैल्यू जिसकी वैल्यू ही 8 बनती है, ये ना होती, सिर्फ इतना सा डेटा सेट होता, तो ये तो इवन बनते हैं। इवन के केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब ये इवन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज बन रही हैं, इवन वैल्यूज बन रही हैं। तो इवन वैल्यू के केस में जो दो सेंट्रल टर्म, जो दो मिडिल टर्म्स बन रही होंगी, उन दोनों की एवरेज ले लेना, उन दोनों को ऐड कर लेना, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। अब ये दोनों मिडिल टर्म्स यहाँ पे बनती हैं, अगर मैं इनकी काउंटिंग करूँ ना, तो ये दोनों मिडिल टर्म्स बनती हैं, 4th एंड 5th। कैसे मिडल है, बिल्कुल मिडल है ना। तो यही वजह है कि ये देखो आपके 3 वैल्यूज इसके नीचे हैं इन दोनों से, और 3 वैल्यूज ही इनके ऊपर हैं, ऊपर और नीचे इनकी वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये वाली टर्म, ये मिडिल टर्म्स बन रही है 3 और 4। तो इस केस में कैसे मीडियन निकालते हैं, इस केस में ऐसे निकालते हैं, जो सेंट्रल वैल्यूज बन रही थी, जैसे इस केस में 3 और 4 बन रही हैं, दोनों को ऐड करेंगे इन मिडिल वैल्यूज को या सेंट्रल वैल्यूज को, और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 7/2 करेंगे आप, तो यह आ जाएगा 3.5। तो यूं मीडियन निकाला जाता है इवन के केस में। तो ये मीडियन था किसके केस में, इवन के केस में मीडियन था। तो ये इवन के केस का मीडियन आ गया हमारे पास। तो अगर इवन डेटा सेट होगा तो मीडियन आपने कैसे निकालना है, अगेन डेटा को आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर से हायर वैल्यू की तरफ जाना है, लेकिन
दरमियान वाली दो सेंट्रल टर्म्स को आपने ले लेना है, फिर उनकी एवरेज लेनी है। ये नहीं है सिंपली ऐड करना है, उनकी एवरेज लेनी है। दो नंबर्स की एवरेज कैसे लेते हैं? जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय, अगर दो नंबर हैं तो टू पे डिवाइड होंगे, टू वैल्यूज हैं तो दिल भी डिवाइडेड ऑन टू। तो ये मीडियन है। अब अगर इसी डेटा सेट में कहता मॉड बताओ, तो मॉड जो होता है ना किसी भी डेटा सेट की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, मॉड भी क्योंकि पेपर में आता है, तो मॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट। अगर लेट्स से एक डेटा सेट है 2 3 4, फिर 5, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2। अब एक डेटा सेट है तो अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, काउंटिंग कर लो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है। मुझे लग रहा है कि 3 और 2 ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, और 4 भी। तो 3 तो दो दफा आया है, वो तो नहीं है। 2 जो है ना वो सबसे ज्यादा दफा आया, 3 दफा आया ये, बल्कि 4 दफा आया, 2, 2 और 2। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड होती है, तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मीडियन ऑड के केस में तो सिंपली मिडिल टर्म है। इवन के केस में दोनों जो मिडिल टर्म्स हैं उन दोनों का सम लोगे आप, और सम लेके आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास मीडियन आएगा। किस केस में? इवन के केस में। और मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। आई एम होपफुल कि ये मीडियन और मॉड का कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गया। तो अगर आप ये चीजें कॉन्सेप्ट वाइज करते जाओगे तो फिर आप अपने टेस्ट में इंशाल्लाह पूरे पूरे मार्क्स ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹720 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द बुक? अब एक बात ये बड़ी याद रखनी है कि कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹720 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। उस पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, हमने सिर्फ सेल प्राइस निकालनी है। अब सवाल पे गौर करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बुक की कॉस्ट ₹720 है, कब? जब उस पर 5% का प्रॉफिट आया है। जब उस पर 5% का प्रॉफिट आया है तो आपने सेल्स प्राइस बुक की निकालनी है। सेल प्राइस इस बुक की क्या होगी, ये आपने निकालनी है कि सेल प्राइस जो इस बुक की है वो क्या है। तो कॉस्ट ऑफ अ बुक जो है ना वो ₹720 है। प्रॉफिट जो है वो उस पर 5% का है। सेल प्राइस ऑफ द बुक क्या होगी? अब एक बात याद रखें, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, परसेंटेज लॉस निकालना हो, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, पर तो ये आप सिंपली क्या करते हो, जो जो भी परसेंटेज चेंज निकालना है ना उसके केस का तो फॉर्मूला आप याद रखो पेपर में। वो क्या है कि ऊपर आपने डिफरेंस ले लेना है, जो भी गिवन वैल्यूज है उनका उनका फर्क ले लेना है। डिफरेंस कैसे आएगा? दोनों को माइनस करके आएगा, नीचे जो गिवन वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू थी या ओल्ड वैल्यू थी उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर काम है, लेकिन इतनी डिफिकल्टी में पढ़ने के बजाय, क्योंकि देखें प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस वो है कि जितने पे एक आइटम हमने सेल किया है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी जो है, ये सीपी है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, कि कितने का आइटम हमने हमने खुद बाय किया था। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेल प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। भाई एक चीज कम पैसों में खरीदी है, ज्यादा की बेची है, तो प्रॉफिट है। लॉस क्या है? लॉस तब है कि जब जितने की खरीदी थी वो ज्यादा की प्राइस है और बेची कम की प्राइस पे, सेल्स प्राइस कम है, तो फिर लॉस होगा, तो वो माइनस करके आता है। यहाँ पर ये तो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि पेपर के अंदर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। थोड़ा सा ये मैं क्लटर भी रिमूव कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन के लिए जो मैंने लिखी थी चीजें। कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस एक बुक की ना, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹720। एक बुक को जो बाय किया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹720 with a profit of 5%. What is the sale price of the book? तो अगर उस पर 5% का प्रॉफिट है तो बताओ बुक कितने की बेचेंगे अगर हम उस पर 5% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज चेंज होता है प्रॉफिट, चाहे लॉस हो, चाहे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो सिमिलरली
सब केसेस में आपने एक ही फॉर्मूला लगाना है और वो बड़ा आसान फार्मूला है। वो क्या है? परसेंटेज चेंज कैसे आता है? डिफरेंस बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 720 है, ओरिजिनली बाय 720 की है, और परसेंटेज चेंज कितना है उसमें? 5% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा। डिफरेंस मैंने निकालना है। डिफरेंस कैसे आएगा? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट ऑफ अ बुक तो 720 है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनली भी तो उसकी वैल्यू कितनी है? 720 है, इन 200। तो परसेंटेज चेंज फिर बता रहा हूं बार बार, इसका मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि इस बात पे स्ट्रेस देना है कि परसेंटेज चेंज हो, परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऊपर डिफरेंस ले लो आप, डिक्रीज हो, ऊपर डिफरेंस, नीचे ओरिजिनल वैल्यू 200। यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है, तो 5 × 720 कर लेंगे। उससे पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 5 वन ज़ा, 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, फिर ये 2 वन ज़ा एंड 2 थ्री ज़ा हो गया हमारे पास 6, और 1 और 2 12, तो 36 बचा। 36 को उधर ऊपर ले जाऊंगा मैं, 36 इंटू 1 36 हो जाएगा। तो 36 इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस 720 आ गया। ये 720 यहाँ पे राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर ऐड हो जाएगा। तो 36 में जब आप 720 को ऐड करोगे तो सेल प्राइस आ जाएगी, और सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 756। सेल प्राइस क्या आई है मेरे पास? 726 आई, 756 आई है। 756 ऑप्शन बी जो है ना, वो यहाँ पर राइट आंसर है। ओवरव्यू कर लेते हैं इस सवाल का, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ये है कि सेल प्राइस क्या होती है। सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे आइटम को बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पे हमने आइटम को बाय किया है। प्रॉफिट कब होता है? कि जब सेल प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। यानी अगर एक चीज 100 रुपीज की बेची है और 80 रुपीज की बाय की थी, तो तब उस पर प्रॉफिट हुआ है ना, फायदा हुआ है, नफा हुआ है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं। लॉस कब है? कि एक आइटम बाय किया था हमने 80 रुपीज का, लेकिन हमें बेचना पड़ा 60 रुपए का, क्योंकि बाद में सस्ता हो गया था। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो फिर हमें 20 रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। नुकसान निकालना हो, फायदा निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी हो, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कि आपने क्या करना है कि आपने ये फार्मूला लगाना है परसेंटेज चेंज का। वो फार्मूला क्या है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे चेंज कितना आया है, यानी प्रॉफिट कितना आया है? 5% का। डिफरेंस कैसे आएगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। आगे मैंने कैंसिलेशन किया था, इस जीरो को इस जीरो के साथ 100 के कैंसिल किया, फिर 5 वन ज़ा, फिर 5 टू ज़ा 10, ये 2 हो गया, फिर 2 को मैंने 72 के साथ कैंसिल किया, 36 हो गया, 36 इंटू 1 हो गया। तो ये आ गया था 36 इक्वल टू सेल प्राइस माइनस 720। 720 को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, 720 को जब मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर गया हूँ तो वो ऐड हो गया, तो 756 मेरे पास जो ना सेल प्राइस आ गया। तो आइंदा पूरे एग्जाम्स के लिए आप ये याद रख लो, अपने एग्जाम के लिए आप ये बात याद रख लो कि सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट निकालनी है या प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक टाउन है, वहां पे पहले पॉपुलेशन है लोगों की 10,000, अब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी है लेट से 12,000, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज आया है। या एक टाउन था, वहां पे पहले जो जो आबादी थी वो 10,000 थी, बर्थ रेट उनका कम है और डेथ रेट जो है ना वो उनका ज्यादा है। तो अब नई जो उनकी पॉपुलेशन होगी है लेट से वो डिक्रीज होके 9,000 हो गई है, तो डिक्रीज आ रहा है ना। तो इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो आई एम होपफुल कि इस क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लगाने का और लास्ट क्वेश्चन पे भी मीडियन के दोनों कॉन्सेप्ट देने का और मॉड का कॉन्सेप्ट देने का आपको ये एडवांटेज होगा कि अब आप इस कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इसको इनको ग्रैब करके हो, एक ही जगह पे आप चीज़ों को ग्रैब करके हो इंशाल्लाह। आगे चलते हैं हम लोग। रेशो का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सॉल्विंग का क्वेश्चन है, सीधा सीधा कह रहा है वैल्यू ऑफ एम इन द रेशो। वैल्यू ऑफ एम बता दो इस रेशो में क्या है। तो रेशो का तो मतलब डिवीजन है ना। तो क्वेश्चन क्या है? 4:m-3। पेपर में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको राइट क्वेश्चन के राइट आंसर के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के नहीं मिलते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते। 14/m-3 और यह आ जाएगा 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, एम की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सुपर इजी है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो ये था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
एक्सट्रीम्स क्या होती हैं, ये कॉर्नर्स वाली वैल्यूज होती हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और सेंट्रल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो वो भी लिखा जा सकता था। तो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी किनारे पे पड़ी हुई वैल्यूज इज इक्वल टू मीन्स, दरमियान में पड़ी हुई वैल्यूज का प्रोडक्ट है। तो 14 इंटू फोर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ जाएगा, m-3 इंटू सेवन। तो यहाँ से भी वही निकलेगा, क्रॉस जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 इंटू फोर इज इक्वल टू 7 इंटू m-3। तो दोनों सेम है। स्टेप बचाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूला को, ये जो मैंने बता दिया आपको, आप इसको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हो फॉर योर ओन एडवांटेज। तो 14 इंटू फोर करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले, ठीक है। तो 14 इंटू फोर कर लेते हैं हम लोग। तो 14 इंटू फोर किया, 4 4 16 का 6, 1 कैरी आ गया, 4 1 4 56। तो जिनको टेबल नहीं आते, टेबल अगर याद नहीं तो यूँ मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 7m-7 3 21। अब 21 जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 56 में जाकर वो जो है वो ऐड हो जाएगा। जब 56 में ऐड हो जाएगा तो 77 इज इक्वल टू 7m हो जाएगा। 7 1 सा एंड 7 11 सा, तो m की वैल्यू जो है वो 11 आ गई। तो m की वैल्यू जो है 11 आ गई। अगर आप स्टेप बचाना चाहते हो अगेन, तो कॉर्नर्स वाले आपस में मल्टीप्लाई कराओ, सेंट्रल आपस में मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा। सो m की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास +11 आई है, -11 नहीं है। तो ये वैल्यू है मेरे पास, m की वैल्यू जो है वो ऑप्शन डी है, +11 है मेरे पास, ठीक है। आप कह रहे हैं कि टू मैट्रिसेस जो हैं ए एंड बी आर इक्वल है। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं कि जब वो स्केयर मैट्रिक्स है, उनका सेम ऑर्डर है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दे आर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन ये होती है कि ना सिर्फ ये कि उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, बल्कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है। एंड रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जबकि कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं, अपसाइड डाउन होते हैं। तो ये अप टिल डाउन, अपसाइड डाउन होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ, लेट से 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। एक और मैंने मैट्रिक्स लिखा है 4 3 2 1। अब आप कहो कि जी इसका भी तो ऑर्डर सेम है, तो ये ऑर्डर सेम है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। हाँ, ये इसके इक्वल हो सकता है, इस मैट्रिक्स के 1 2 3 4। इसका नाम सी मैट्रिक्स रख देते हैं, इसका ए रख देते हैं, और इस वाले का बी रख देते हैं। तो ए और बी इक्वल नहीं है, उनके ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स के सेम होने के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एग्जैक्ट वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ द मैट्रिक्स आर कैप्ट इक्वल, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ साथ उनका ऑर्डर भी जो है ना, दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल होंगी। तो तब जाके हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समटाइम बीच में बहुत ही ना जरूरत से ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर लें। तो एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, 5 उधर जा जाए चला जाएगा, 20 में से 5 को माइनस करेंगे 15, एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। A rectangular garden has a length of 18 meters. Next question है question number 10. A rectangular garden has a length of 18 meters and a width of 12 meters. What is its perimeter? Again, आपने 4 5 चीज़ों को अपने टेस्ट के लिए याद रखना है, बड़ी बेसिक सी। मैं पहले क्वेश्चन करवाने से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखना है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर स्क्वायर का, सर्कल का, या ट्रायंगल का, या रेक्टेंगल का। सर्कल का तो पेरीमीटर नहीं होता। रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो रेक्टेंगल के केस में ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है और ये भी विड्थ है। तो रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर क्या बनेगा, एल प्लस डब्ल्यू। ये एल, ये डब्ल्यू, और फिर ये भी एल है, एल, और फिर ये भी डब्ल्यू है। तो ये तो आ जाएगा 2L + 2W, जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट में यूँ लिखा होता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फार्मूला आप याद करना चाहते हो आप याद कर लो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर। स्क्वायर के केस में क्योंकि हर साइड इक्वल होती है, ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। तो स्क्वायर के केस में जो पेरीमीटर होता है ना, वो वन साइड मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है, क्योंकि x + x + x + x 4x हो जाएगा।
सिमिलरली ट्रायंगल के केस में आप क्या करोगे, इसकी जो तीनों साइड्स हैं ना इनको आप सम कर लोगे, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तो पेरीमीटर यूं निकलता है इन फिगर्स का। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आना चाहिए, बाकी आपके पास इनके एरियाज के फार्मूलाज आने चाहिए, तो आपका एग्जाम जो है ना उसके सारे फार्मूलाज आपके बेसिक फिगर से कवर अप हो जाएंगे। तो एरियाज क्या होते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जो है ना, रेक्टेंगल के एरिया की अगर बात की जाए तो वो लेंथ इंटू विड्थ है। स्क्वायर के केस में क्या है, तो ये हो गया स्क्वायर का केस। स्क्वायर के केस में एरिया क्या होता है इसका, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक साइड भी एक्स है दूसरी साइड भी एक्स है, एक्स का स्क्वायर होता है। जबकि जो ट्राइंगल होता है उसके केस में जो एरिया होता है ना वो हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बाकी वो उसमें pythagoras थ्योरम वगैरह हैं, वो अगले लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो कवर्ड है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट है एरिया इसका। इसका हमारे पास ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया जी, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि सर्कल की हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सर्कल की भी यही दो बातें याद रखनी है। एक तो सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस होना चाहिए। सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता ना, क्योंकि उसकी साइड्स नहीं है, तो साइड सम ऑफ साइड्स होता है पेरीमीटर, तो इसमें यहाँ पे सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर उसकी जगह पे। और जो एरिया होता है इसका वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, सर्कल का रेडियस है, सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक जाना ये रेडियस कहलाता है। और अगर आप इस सेंटर से गुजरो और ये पूरा लेके जाओ तो ये डायामीटर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये डायामीटर कहलाएगा। तो ये जो है ना सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया, ये सर्कल का एरिया आ गया, और रेडियस का कॉन्सेप्ट दे दिया कि डायमीटर का रेडियस जो है ना वो हाफ होता है, रेडियस जो है ना वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो है पूरा डायमीटर तो कंप्लीट है ना उसका आता है, ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है। डायमीटर के लिए शर्त यह है कि सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, उसके लिए कंडीशन ये है। वापस आ जाते हैं। कह रहे रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 18 मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 12 मीटर्स, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ जो है वो 18 मीटर्स है, और जो उसकी विड्थ है वो 12 मीटर्स है। तो आपने ये बताना है कि उसका पेरीमीटर कितना है। तो कॉन्सेप्ट सारे मैंने बता दिए हैं, और यहाँ पे अब हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपली लगा देना है, तो वो होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। फॉर्मूला याद रख लो या सारी साइड्स को ऐड करते रहो, दो लेंथ हैं इसलिए 2, 18, और विड्थ कितनी है इसकी 12। तो 2 × 30 कर लेंगे, 60 मीटर जो है ना उस रेक्टेंगुलर गार्डन की क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन जो आया था ना पास्ट एग्जाम में वो इस तरीके का था कि जी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का इतना पेरीमीटर है, और बताओ कि जो पर फीट यहाँ पे फेंस लगाते हैं हम लोग, उसकी कॉस्ट जो है ना लेट से 105 रुपीज़ है, पर मीटर कॉस्ट आती है। तो 60 मीटर अगर उसका पेरीमीटर है तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो टोटल पेरीमीटर 60 है ना। और अगर पर मीटर जो है वो 105 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है फेंस लगाने की, तो 105 से 60 को फिर मल्टीप्लाई करके वहाँ पे फेंसिंग की कॉस्ट लगाई हुई थी कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके इर्द गिर्द जो है ना हमने फेंसिंग कर। आगे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़े मैंने कवर करवाए हुए हैं डिटेल, इन पे पूरे पूरे लेक्चर्स हुए हुए हैं। कह रहे हैं कि 4 मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी ट्रिक जो है ना सीख लें यहाँ पे। कह रहे हैं कि 4 मैन कैन कंप्लीट टास्क इन 12 डेज। 4 लोग जो हैं वो 12 दिनों में ये काम करते हैं। हाउ मेनी डेज विल 6 मैन टेक टू कंप्लीट द टास्क। और ऐसा क्वेश्चन आता है और डिफरेंट सिनेरियोज में आ जाता है, आपके पेपर में भी इंशाल्लाह आएगा। अब यहाँ पर 4 लोग जो हैं वो 12 दिनों में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 6 लोग अगर हों तो कितने दिनों में वही काम कंप्लीट होगा, सेम टास्क कंप्लीट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया करें कि जो गिवन डेटा है, मैंने शॉर्टकट टेक्निक इसकी बताता हूँ, गिवन डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, और जिस वैल्यू के लिए डाटा पूछा हुआ है उससे आप जो है ना आस्क वैल्यू से आप डिवाइड कर दें। आपके पास जो अननोन वैल्यू है ना वो आ जाएगी, अननोन, अननोन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लोग 12 दिनों में काम करते हैं, ये इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये हमारे पास गिवन है कि 4 लोग 12 दिनों में काम करते हैं। 4 × 12 डिवाइडेड बाय 6 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, 6 लोग कितने दिनों में काम करेंगे। तो आस्क के लिए ये वैल्यू गिवन है, 6 1 जा 6 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 डेज आ जाएगा। 8 डेज जो है ना ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे पास आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने लोग हैं इतने दिनों में काम करते हैं, अब बताओ अगर इतने लोग हैं तो कितने दिनों में काम होगा। या फिर ये क्वेश्चन यूं भी आ जाता है कि अब हम
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हमने लिखा हुआ है ना कि 4 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। हम ये चाहते हैं कि हाउ मैनी, अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ कि हाउ मैनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 4 days। अब यही सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है ना, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट क्या आया है? वो ट्विस्ट ये आया है कि जो मैंने ऊपर लिखा है थोड़ा सा चेंज कर लिया, डिफरेंट सिनेरियो, ताकि वन शॉट में ना ये चीज़ें ओवरव्यू हो जाए, रिवाइज हो जाए इंशाल्लाह। तो हाईलाइट भी कर लेते हैं येलो। अब क्वेश्चन ये वाला है, नया क्वेश्चन आ गया। आधा पार्ट इज येलो में है, जो रेड में अंडरलाइन है, और हाफ पार्ट ये है जो मैंने ऊपर येलो में हाईलाइट किया हुआ। अब 4 men कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 days। हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 4 days। तो सेम स्ट्रैटेजी लगानी है, जो गिवन डेटा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा यहाँ पर है कि 4 लोग हैं, 12 दिन है। 4 लोग हैं, 12 दिन है। गिवन डेटा को मैंने बताया कि आप मल्टीप्लाई कर लें। आस्क डेटा क्या है कि 4 दिनों में, 4 days में मैं काम खत्म करना चाहता हूँ, तो कितने लोग मुझे चाहिए होंगे? डिवाइड कर लो कि 12 men चाहिए होंगे। 12 men चाहिए होंगे, मैन तो खुद बोल रहा है, मैन थोड़ी होगा। तो 12 men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 4 days। ये डिफरेंट सिनेरियोज में आ सकता है क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी ग्रैब कर लें। कह रहे हैं आप फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 360 यूनिट्स इन 12 आवर्स। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 360 यूनिट्स बनाए जाते हैं 12 आवर्स में। हाउ मैनी यूनिट्स कैन इट प्रोड्यूस इन 18 आवर्स एट द सेम रेट। अब आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे मुझे जो है ना वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ईजी है पेपर में, कि आप पहले रेट निकाल लो कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर आप उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो 360 यूनिट्स बन रहे हैं कितने टाइम में? 12 आवर्स में। 18 आवर्स में सेम रेट के ऊपर कितने यूनिट्स बनेंगे ना? तो 360 यूनिट्स हैं, घंटे कितने हैं? 12 हैं। 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? पर आवर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? यूनिट्स, यूनिट्स पर आवर निकाले हैं मैंने, यूनिट्स पर आवर। यूपीएच क्या है? यूनिट्स पर आवर। 360 से 12 में, तो पर आवर जो यूनिट्स आ जाएंगे वो 30 आ जाएंगे। अब 18 घंटों में कितने होंगे? 1 घंटे का 30 आ गया, तो 18 के लिए साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 0 0, 8 3 24, क्रॉस 1 0 0, 1 3 तो 540 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अब अगेन ऊपर मैंने बताया था ना कि परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का बड़ा ही शॉर्टकट तो नहीं है, बड़ा इजी वे है। इजी वे ये है कि डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर लें। अब यहाँ पे मैं वही काम करके आपको दिखाऊंगा कि क्या वो टेक्निक इस तरह के सारे क्वेश्चन में इंप्लॉय होती है कि नहीं होती है। अ शॉपकीपर बायज अ वॉच फॉर रुपीज 1500 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 1800, व्हाट इज इज परसेंटेज प्रॉफिट? तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस निकालने का फार्मूला क्या है? ऊपर डिफरेंस, नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। फॉर्मूला मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर डिफरेंस ले लेना। तो एक शॉपकीपर ने आइटम बाय किया है 1500 का, 1500 का, तो कॉस्ट प्राइस 1500 है। बेचा है, सेल्स प्राइस जो है ना वो इसकी 1800 है। सो 1800 में से 1500 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनली तो 1500 का 1500 का बाय किया था, डिवाइड बाय 1500 करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 15, 15 वन सा 15 टू सा, फिर 20% प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन एक आप फॉर्मूला याद रख लो, मल्टीपल क्वेश्चन में, मल्टीपल सिनेरियोज में आप उसको अप्लाई कर सकते। कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 times द एज ऑफ ए सन। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 times है उसके सन की एज का। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 years, व्हाट इज द सन्स एज? तो फादर करंटली जो है ना अपने बेटे से 3 times बड़े हैं। तो लेट से फादर की एज एफ, सन की एज एस। तो फादर जो है वो 3 times द एज ऑफ सन का मतलब है 3s है, और दोनों की जो एजेस का सम है, फादर प्लस सन की एज का जो सम है वो 48 years है। तो बताओ कि सन की एज कितनी है? एफ की जगह पे हम 3s यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे दूसरी इक्वेशन में, 3s प्लस एस आ जाएगा इक्वल टू 48।
एज वाले क्वेश्चन पेपर में लाजमी होते हैं, आने का उनका एक आध का चांस होता है और इजी होते हैं अगर आप उनको समझ के करोगे। तो स्टेटमेंट्स को सिर्फ आपने साथ साथ कन्वर्ट करना है, आपके पास आंसर आ जाता है। तो बेटा जो है ना वो 12 साल का है, 12 ईयर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन नंबर इज रिमूव्ड, समटाइम्स इसमें वन नंबर एडेड होता है, यूजली एडेड वाला भी आता है क्वेश्चन, या नई नया क्या वैल्यू होगी कि वो आ जाए आगे। तो कह रहा है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28। 5 नंबर्स की जो एवरेज है ना वो 28 है। अगर उसमें से एक नंबर को निकाल देते हैं, वन नंबर इज रिमूव्ड, द न्यू एवरेज बिकम्स 25। तो नई एवरेज जो है ना एक नंबर को निकालने से वो 25 बन जाती है। हमने ये बताना है कि जो नंबर रिमूव हुआ है वो क्या है। ये क्वेश्चन यूं भी आ जाता है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक 8 टेस्ट दिए हैं, 5 टेस्ट दिए हैं, 4 टेस्ट दिए हैं, उसकी इतनी एवरेज है। अब ये बताओ कि अगले टेस्ट में क्या स्कोर करेगा, ये एवरेज बढ़ के इतनी हो जाए या एवरेज डिक्रीज होकर इतनी हो जाए। तो ये इस फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज निकालने के लिए जितनी वैल्यूज हैं सबको सम करते हैं और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उन पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उतनी वैल्यूज पे उनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उतनी वैल्यूज पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 28 है। तो सम ऑफ 5 जो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ 5, सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू आ रही है 28। तो सम ऑफ 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 28 इंटू 5। तो 28 इंटू 5 कर लेते हैं। साथ साथ मल्टीप्लीकेशन किया करें प्रैक्टिस के दौरान, ताकि आप पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के ऊपर आपकी ग्रिप हो। 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 2 10 10 में 4 ऐड करेंगे तो ये तो आ गया 140। तो 5 टेस्ट का जो सम आया है ना वो तो आ गया 140। तो 140 आ गया। अब एक नंबर जो है उसमें से रिमूव हो गया, तो पीछे 4 नंबर रह गए हैं। 4 नंबर की एवरेज जो है वो 25 हो गई है। तो 4 नंबर की एवरेज क्या हो जाएगी? सम ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25। तो सम ऑफ 4 नंबर्स क्या आ जाएगा? 4 इंटू 25 वो 100 होता है। तो ये आ गया। अब हमने बताना था वो नंबर रिमूव कौन सा होगा। तो देखें, S5 में से S4 को माइनस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। S5 में से S4 को माइनस किया तो वो नंबर आ जाएगा, और वो नंबर कितना आएगा? 40 आएगा, क्योंकि 140 में से 100 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। क्योंकि S5 का मतलब क्या है? 5 नंबर्स का सम, यानी X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 का सम में चीजें ऐड हो रही है ना, वो बन रहा था यहाँ पे 140। जबकि S4 कितना है? S4 है यहाँ पे X1 X2 X3 X4 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने ये नंबर रिमूव कर दिया था ना, फिफ्थ नंबर को रिमूव कर दिया था। तो X1 X2 X3 X4 का सम कितना था? 100 था। तो ये तो था 100 प्लस ये था X5 इज इक्वल टू 140। 100 यहाँ पे जाकर माइनस होगा ना, तो X5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 में से 100 चला जाएगा तो 40 आ जाएगी। तो 40 आ जाएगा आंसर। अगेन थोड़ा सा इजी आ गया क्वेश्चन, बीच में कह रहे हैं कि बहुत हैं ऐसी बीच में अरिथमेटिक वैल्यूज भी सॉल्व करने को समटाइम्स आ जाती हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो ना सिर्फ फ्री के मार्क्स देते हैं बल्कि बूस्ट भी देते हैं आपको, टाइम टाइम बूस्ट देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो क्विकली ऊपर से गुजर जाएंगे, क्विकली सॉल्व करें। तो 2x में तो 3x चला गया, x माइनस 7 को इधर ले जाओ, 5 + 7 हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली सिर्फ वैल्यूज को प्लग इन करना है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a² + 3b? सो ए की वैल्यू जो है वो 3 है, बी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a² + 3b? कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज डालनी है, ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 3, 3 का स्केयर, बी की जगह पे वैल्यू 9 का स्केयर 18, 18 इंटू 2 आ जाएगा 36। 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 2 18 आएगा यहाँ पे। 36 में उसको 2 दफा कर लिया था, 18 आएगा। और ये 12 आ जाएगा, 3 4 12, तो ये 30 आ गया। तो देखा, मैं भी मिस्टेक करने लगा था, तो कुछ बहुत ज्यादा भी जल्दी नहीं मचानी, मिस्टेक नहीं करनी। अब वर्ड प्रॉब्लम के जो बीच में क्वेश्चन आते हैं ना,
वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को टैकल करने की एक ही टेक्निक है, और वो ट्रिक और वो टेक्निक ये है कि साथ साथ कन्वर्ट करो। इसलिए आप देखोगे कि मेरे भी कुछ लेक्चर्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हैं या डिफरेंट टेस्ट के हवाले से हैं, तो वहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम का नाम दिया हुआ है इंग्लिश टू मैथ्स का। इंग्लिश टू मैथ्स का मतलब ही यही है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है, जो स्टेटमेंट है ना उसको यू हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट, यू हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। सॉल्व करना आसान होता है, बेसिक अलजेब्रा लग रहा होता है, तो साथ साथ कन्वर्ट करना है। इस बात का मतलब क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। तो पहले सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। मैं कहता हूँ पहला नंबर एक्स है, अगला नंबर वाई है, एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया ना सम दो नंबर्स का 48 है। कह रहा है वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का ट्वाइस है, ट्वाइस मीन उसका डबल है, वो उसका क्या है, डबल है। तो आपने स्मॉलर नंबर बताना है, आपने स्मॉलर नंबर बताना है कि क्या है। हम सपोज करते हैं एक्स जो है वो वाई का डबल है, एक्स जो है वो 2y के बराबर है, तो स्मॉलर नंबर बताओ। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इक्वेशन ना भी बनाओ तो यहाँ से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को प्लग इन कर लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमने तो सपोज किया ना कि वाई छोटा नंबर है इसलिए एक्स उससे डबल है, तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई को पुट करते हैं, एक्स की जगह पे पुट करेंगे वाई की फॉर्म में जो वैल्यू है तो वो 2y है। ये वाला वाई अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 48। 3y इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। कैंसिल कर लेना है, वाई की वैल्यू जो है ना 3 1 जा 3 एंड फिर 3 6 जा 18, तो वाई की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। वाई ही स्मॉलर नंबर है, क्योंकि वाई से वाई का डबल है क्या, एक्स। तो देख लेना है, सोच लेना है कि जो नंबर उसने पूछा स्मॉलर पूछा हुआ है, ग्रेटर पूछा हुआ है, लार्जर पूछा हुआ है, कौन सा पूछा हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम की एक ही टेक्निक है, साथ साथ कन्वर्ट करो। दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं, तो यू नीड टू हैव द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। अ शॉपकीपर, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। फिर दोबारा परसेंटेज प्रॉफिट आया, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या ट्विस्ट है थोड़ा सा इसमें। कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर रुपीज 1200। अब यहाँ पे सेल्स प्राइस गिवन है, शॉपकीपर ने एक आइटम जो है वो बेचा है 1200 का, विद 25% प्रॉफिट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस वो कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए भी वही काम फिर चलेगा। कैसे, ऊपर डिफरेंस, डिफरेंस किसका आएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 25। ट्विस्ट क्या है कि आप कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वहां पे सेल्स प्राइस थी, तो सेल प्राइस जो है वो 1200 है। ये भी एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स है इंटू 100 है। एक्स को तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 25 को यहाँ नीचे ले जाते हैं, तो 100 को डिवाइड करेगा, ये 25 वन जा 25 फोर जा 100, एक्स ऊपर चला जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 1200 माइनस एक्स इंटू 4। अब ये ट्विस्ट था इसमें, ये ये डिफरेंस था इसमें। अब क्या होगा कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 12 जा 48 और 2 जीरोस 4800 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x। माइनस 4x को लेफ्ट साइड पे ले गया मैं, जहाँ पे जगह नहीं है मैं जगह पे लिख रहा हूँ। माइनस 4x को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, तो माइनस 4x प्लस एक्स 5x, 5 वन जा 5 9 जा 45, 3 और 0 30, 5 6 जा 30। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 और 960, 360 बोल दिया मैंने उसमें मिस्टेकनली, तो 960 आ गया। अब उल्टा काम था, तो फॉर्मूला वही यूज किया है। उस फॉर्मूला की मल्टीपल एप्लीकेशंस करवाई इसीलिए है कि मल्टीपल वो आता है पेपर में, मल्टीपल फॉर्म्स में आता है ये क्वेश्चन। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 3:2। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की जो रेशो है ना वो 3:2 है, और टोटल मिक्सचर जो है 40 लीटर्स है। हाउ मच मिल्क इज इन द मिक्सचर, कितना मिल्क जो है वो मिक्सचर में प्रेजेंट है, कितना मिल्क जो है वो मिक्सचर में प्रेजेंट है, ये पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल वैल्यू या टोटल पार्ट निकालते हैं, टोटल वैल्यू तो नहीं टोटल पार्ट निकालते हैं। तो एक मिक्सचर में मिल्क टू वाटर की रेशो जो है ना 3:2 है, मिल्क रेशो वाटर, क्योंकि मिल्क पहले है तो वो 3:2 है।
इस बात का मतलब क्या है कि मिल्क के 3 पार्ट्स हैं और वाटर के 2 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 5, 3 + 2। टोटल मिक्सचर कितना है? 40 लीटर्स है। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 40/5 कर लेंगे ना 1 पार्ट के लिए। 8 लीटर्स बनते हैं एक पार्ट में। अब मिल्क के जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, तो 3 × 8 24 लीटर्स आ गए। तो ये देख लेना है कि मिल्क का कितना पार्ट है, वाटर का कितना है। अगर वाटर का पूछेंगे तो वाटर के 2 पार्ट्स हैं, तो ये 24 लीटर्स आ जाए। आगे चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन होते हैं पेपर में, स्पीड निकालना है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एंड उसमें थोड़ी सी ट्रिक को यूज किया जाता है, ताकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगी ज़्यादा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज़्यादा होगी, ताकि एग्जामिनर आपको रिसीव कर सकें और मार्क्स आप लूज कर सकें। अब ये क्वेश्चन में 2-3 बातों का ध्यान रखना है, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। स्पीड का तो फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फार्मूला तो वही रहेगा। अब व्हाट इज द ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन? So a train is moving at a speed of 90 km/h and crosses a 450-meter bridge in how many seconds? Now the speed is given in kilometers per hour. ब्रिज जो है वो 450 मीटर्स लंबा है, तो ट्रेन कितने सेकंड में उसको क्रॉस करेगी? तो ब्रिज है, ये तो डिस्टेंस है, ये स्पीड है। निकालना हमने टाइम है। तो सबसे पहले तो स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर आवर्स में है। स्पीड को हम लोग चेंज करेंगे, किसमें? मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे। तो अब ना तो रट्टे लगाने हैं ना तुक्के लगाने हैं, 90 कॉन्सेप्ट लगाना है, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। रीजन, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है और टाइम भी हमने उसको बताना है सेकंड्स में, तो सिर्फ ये ट्विस्ट डाला हुआ उसने। तो 90, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। मीटर तो यूनिट है ना, किलो तो प्रीफिक्स है, वो मीटर तो हम अपनी जगह पे रहेगा। और एक ओवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। भाई एक ओवर में 60 मिनट्स हैं, फिर हर मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, इसलिए 60 × 60 लिखें या 3600 लिखें, चॉइस इज योर्स। तो जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, ठीक है। अब 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और ये जीरो अपनी जगह पे। अब 2 × 1 = 2 × 5 = नाउ 6 × 1 = 6 × 5 = तो 5 × 5, तो स्पीड बनती है 25 मीटर पर सेकेंड। नीचे सेकंड भी चल रहा था, 25 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर और सेकंड यूनिट्स अपनी जगह पे रहे हैं, मैंने सिर्फ वैल्यूज प्लग इन किए हैं। किलो की जगह पे 1000 प्लग इन किया है, और एक ओवर में 16 × 60 यानी 3600 सेकंड प्लग इन किया, आगे कैंसिलेशन करी है, कुछ भी नहीं है। तो स्पीड जो बनती है मीटर पर सेकंड में वो 25 मीटर्स बनती है। अब ब्रिज जो है वो 450 मीटर्स का है, उसका मतलब है 450 मीटर्स का वो डिस्टेंस बनता है। तो स्पीड जो है ना वो 25 है। स्पीड की जगह पे ये पुट कर लेते हैं। 450 मीटर्स का वो ब्रिज है, कितने सेकंड में क्रॉस करेगा? टाइम निकालना है ना सेकंड्स में। टी को लेफ्ट पे ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 450/25। कैंसिल करते हैं 5 के टेबल से। 5 5 = 5, 5 9 = 45। फिर 5 1 = 5, ये ऊपर 90 रह गया था। 5 1 = 5, यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह थोड़ी सी क्लटर है तो आप, वो कंजेस्टेड है, थोड़ा सा क्लटर बन रहा था। 90 को 5 से डिवाइड में यहाँ पे कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो 5 1 = 5, 4 बचा, 4 और 0 40, 5 8 = 40, 18 सेकेंड्स आ गया आंसर। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस विल वर्क। स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे कन्वर्जन में आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्यूशन का क्वेश्चन है। इंट्यूशन का क्वेश्चन है। इंट्यूशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंट्यूशन के क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनके अंदर आपने थिंकिंग यूज करनी है राजा देन द मेथड। तो कह रहे हैं एन इज एन ऑड इंटीजर, एन जो है ना वो एक ऑड इंटीजर है। व्हाट मस्ट बी, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड, तो कौन सा इसमें से हमेशा ऑड आएगा? एन ऑड है,
इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू हमेशा ऑड बनती है? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ऑड नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो इवन बन जाते हैं, याद रखिएगा। हम एक वैल्यू उठा लेते हैं ना और चेक करते हैं कि वो हमेशा ऑड आती है नहीं। लेट्स से मैंने एक ऑड नंबर ले लिया 7, तो पहली तो चॉइस है 7+1, 7+1, तो ये तो 8 बन जाएगा। तो ये तो कभी भी ऑड नहीं है, इसलिए मेरी ये चॉइस नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ऑड नंबर को डबल करते हैं तो तब भी इवन बन जाता है। तो ऑड नंबर मैंने जो सपोज किया हुआ था वो 7 था, 2 × 7 14 आ गया, तो ये भी चॉइस नहीं है। और नंबर का स्केयर करके देखते हैं क्या हो रहा है। 7 का स्केयर करते हैं 49 आ रहा है। अच्छा ये चॉइस तो बन रही है, दोबारा कंफर्म कर दें। मतलब ना इंट्यूशन है इसमें, इंट्यूशन इन्वॉल्व है इसमें, कोई एग्जैक्ट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। कोई और नंबर सपोज करता हूँ मैं, 9 का स्केयर क्या है 81, भी हमेशा ऑड ही आ रहा है। कोई और नंबर मैं लेता हूँ 13 का स्केयर क्या होता है 169, और नंबर आ रहा है ना लास्ट में 9, तो ये अभी तक मेरी वैल्यू के ऊपर फिट बैठ है। तो यही मेरा आंसर है। n/2 करके भी आप देख लो, n 7 है, 7/2 कर लोगे तो वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, और ना इवन का चक्कर रहेगा ना ऑड का रहेगा, तो ये भी चॉइस नहीं। तो ऑड नंबर का हमेशा स्केयर करें, पता क्या चला कि ऑड नंबर का स्केयर करें हमेशा ऑड ही आता है। तो ये द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड। तीन लड़कों का, 3 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है। नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। अब किसी भी लड़के का जो वेट है 51 पाउंड से कम नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ वन बॉय? मैक्सिमम पॉसिबल वेट जो है ना एक बॉय का वो कितना होगा? लेकिन मिनिमम जो वेट है, कम से कम जो लड़कों का वेट है वो 51 पाउंड है, उससे कम किसी लड़के का वेट नहीं है। ये बात यहाँ पे थी कि नॉट वन ऑफ दिस बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। तो 3 बॉयज की एवरेज वेट निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे 3 बॉयज की वैल्यूज का? एवरेज कैसे आएगा इनका? एवरेज आएगा x1 पहले बॉय का वेट प्लस, बल्कि w से कर लेते हैं समझाने के लिए। वैसे तो फॉर्मूला लिखने की पेपर में अगेन जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, W1 प्लस W2 तीन लड़के हैं। अब 3 लड़कों का जो एवरेज वेट था 53 पाउंड था, तो एवरेज की जगह पे तो आ जाएगा 53। कम से कम जो उनका वेट है ना 51 है, उससे कम नहीं हो सकता। तो थर्ड बॉय का वेट मैक्सिमम तभी आएगा जब बाकी दो का मिनिमम वेट है। तो मिनिमम 51 है, इसका भी 51 है, और थर्ड बॉय का जो वेट है वो हम फिर इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये फिर देख लो, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिखना था कि थर्ड बॉय का मैक्सिमम वेट तब आएगा जब बाकी दो बॉयज का जो वेट है वो मिनिमम है। तो 51 और 51 को जब आप ऐड करेंगे ना तो वो आएगा 102। तो 3 × 53 कर लेंगे, 3 × 53 कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये तो हो गया 159। अब ये वाला 102 वहां पे जाकर माइनस होगा, तो पीछे थर्ड का मैक्सिमम वेट आ जाएगा जो कि 57। तो यहाँ पे जो याद रखने की बात है कि अगर 3 वैल्यूज हैं तो थर्ड वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब बाकी दोनों, द रेस्ट टू आर एट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ द टू आर एट द मिनिमम वैल्यू। ये लास्ट क्वेश्चन में राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब होगी। आई थिंक आई नीड टू चेंज द नेब ऑफ माई पेन एज वेल। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 भी वर्क एंड डेज के रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन एक पीछे हो चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है या मेथड ऑफ सोल्यूशन है वो डिफरेंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर एक क्वेश्चन आप समझ लो तो पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हुए होते हैं पेपर के अंदर, ऑन एंड ऑफ पूछे जाते हैं। तो आप इसका आंसर जो है वो इजीली दे सकते हो। कह रहे हैं ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। ए जो है ना एक काम को कंप्लीट करता है 10 डेज। बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए एंड बी टू फिनिश द टास्क टुगेदर? अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर क्वेश्चन पहले हुआ हुआ है, लेकिन वहां पे क्या था कि इतने लोग इतने दिनों में काम करते हैं। अब हमने ये बताना था कि अगर हम इतने दिनों में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज में इस काम को खत्म करना चाहते हैं तो हमने हमने ये बताना था कि हमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर डिफरेंट थिंग है, यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज को यूटिलाइज करना है। सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है कि ए जो है ना वो एक काम करता है, ए को एक काम करने के जो टाइम दरकार है वो 10 डेज है। 10 डेज में वो एक टास्क को कंप्लीट करता है।
ठीक है, अब एक और है शख्स, उसका नाम है बी, और बी जो है वो सेम टास्क को बी जो है वो सेम टास्क को कंप्लीट करता है इन 15 डेज। तो बी जो है वो सेम टास्क को कंप्लीट कर रहा है, कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है वो उसको 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दोनों मिलकर कितनी देर में काम करेंगे, कितने दिन लगेंगे कि अगर दोनों मिलकर काम करें। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप टाइम का रेसिप्रोकल लेके रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल लो। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए जो आ जाएगा वो 1/10 डेज आ जाएगा, और जो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी आ जाएगा वो 15 डेज आ जाएगा। जो टोटल रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो अब हमने निकालना है, कंबाइंड रेट। तो कंबाइंड रेट कैसे आएगा, जब दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे। तो 1/10 कंबाइंड रेट है ए का, और बी का रेट है 1/15। कंबाइंड रेट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। ये 15 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 10 है ना, ये इधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 15 × 1 प्लस 10 × 1, क्योंकि ऊपर भी 1 पड़ा था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया और मैंने ये सपोज किया कि 15 × 10 का एलसीएम 15 × 10 ही आएगा। 15 1 जा 15 और 10 1 जा 10 आ जाएगा। ऊपर मेरे पास आ जाएगा 25, नीचे मेरे पास आ जाएगा 15 × 10 एज इट इज पड़ा था। 5 के टेबल से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, नाउ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 1/6। तो दोनों का जो कंबाइंड रेट है काम करने का 1/6 है। अब डेज निकालने के लिए दोनों के कंबाइंड दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 6/1 आ जाएगा। तो 6 डेज में दोनों लोग जो है ना वो मिलकर काम करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने क्वान्टिटेटिव में इसको तकरीबन हर तरह के टेस्ट के लिए ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनर्स डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है वो पूछते हैं। तो मैं फिर बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या होगा कि जो भी गिवन टाइम होगा ना उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है। तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया मेरे पास किसका, ए का, और ये रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया मेरे पास बी का। इतने इतने रेट पे ए काम करता है और इतने रेट के ऊपर बी काम करता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का कंबाइंड रेट होगा, ऐड हो जाएंगे। एलसीएम लिया मैंने, सॉल्व किया, दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया, ताकि क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन में क्या बताना था कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे दोनों जब मिलकर काम करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले रेसिप्रोकल लेकर रेट ले लें, सॉल्व करें, दोबारा रेसिप्रोकल लेकर टाइम आ। नाउ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कह रहे हैं रिटेलर बॉट एन आइटम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹200। एक रिटेलर है, उसने एक मैन्युफैक्चरर से सामान बाय किया है, एक आइटम बाय किया है ₹200 का। इन एडिशन टू दैट ही पेड 15% सेल्स टैक्स। इसके साथ साथ इसने इसने 15% जो है वो सेल टैक्स भी दिया है इसके ऊपर। इफ यू सोल्ड द आइटम, वो आइटम क्या था, वो डिस्क थी। ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप किया हुआ मैंने। इफ यू सोल्ड द आइटम टू अ कस्टमर फॉर ₹265, कैलकुलेट द कैश प्रॉफिट ही मेड। अगर उसने 15% का इसके ऊपर सेल्स टैक्स लिया है, साथ पे किया है, और बेचा है वो आइटम उसने ₹265 का, तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकालना, बल्कि प्रॉफिट निकालना है। एंड सिंपली सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा हमें ट्रिक करने की एग्जामिनर ने कोशिश की। तो ₹200 का आइटम बाय किया, इस पर 15% सेल टैक्स भी दिया, तो सेल टैक्स पहले निकाल लेते हैं। अब 200 का 15% कैसे निकालेंगे, तो किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो तो उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो 15% सेल टैक्स है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 15 2 जा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो उसने सेल्स टैक्स दिया वो ₹30 का दिया है। 200 का वो आइटम कॉस्ट किया था, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, ये मिलाकर आ जाएंगे ₹230। अब सेल प्राइस उसकी कितनी है, वो 265 है। पेपर में स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये बात बताता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कॉमन सेंस आप लगाएंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेल टैक्स को मिलाकर उसको टोटल जो आइटम पड़ा है ना, टोटल वो जो आइटम उसको पड़ा है ₹230 का पड़ा है। सेल प्राइस जो है वो ₹265 आई है, ₹265 का उसने इसको सेल किया है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट आएगा मेरे पास सेल्स प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी बनी थी, 230 बनी थी, क्योंकि 200 का आइटम था, उस पर ₹30 टैक्स भी था, तो 265 का बेचा है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से 230 को माइनस कर दूंगा, तो ₹35 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट आया है मेरे पास वो कितने रुपीज का आ गया, वो ₹35 का प्रॉफिट आया।
तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने कहा जी सेल्स टैक्स भी आ गया, तो आपने बेसिक्स पे स्टिक रहना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अरिथमेटिक कैलकुलेशन की तरफ एंड अलजेब्राइक कैलकुलेशन की तरफ। पिछले जो पोर्शन थे उनके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे, परसेंटेजेस थे, रेशियो थे, प्रोपोर्शन थी, डिफरेंट सिनेरियो के क्वेश्चन। अब इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 7x प्लस 2 4 8 माइनस 2x लेस देन 12 अपनी जगह पे माइनस है, -15 एंड -18 है। देखिए जब आप माइनस कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें ना तो सबके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इसलिए 3 5 15, लेकिन माइनस के साथ प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 6 18 है। अब एक्चुअली टर्म्स को मैं एक तरफ कंबाइन कर लेता हूँ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं मैं उनको एक तरफ कंबाइन कर लेता हूँ, मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने ब्रैकेट्स को ओपन करना था। अब 8 कॉन्स्टेंट है, आई टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड एंड ये जो 18x है को भी मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा और -2x को पहले से यहाँ पे पढ़ा। तो अब मेरे पास क्या आ गया 7x, 18x जब उधर याद हो गया +18x, ये वाला -2x अपनी जगह, लेस देन का साइन है, 12 अपनी जगह पे है, -15 अपनी जगह पे है, 8 उधर गया तो -8। सॉल्व कर लेते हैं, 7 और 8 15, 15 में से 2 चला गया तो 23x आ जाएगा, लेस देन। अब 12 में से -15 करेंगे तो -3 रह जाएगा, -3 और -8, ठीक है, ये मिलकर -11 हो जाएंगे और x की वैल्यू जो है वो लेस देन -11/23 आ जाएगी। तो इन इक्वालिटीज को आपने बिल्कुल इक्वालिटी की तरह ही ट्रीट करना है, सॉल्व कर लेना है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको ऑपोजिट या इसको रिवर्स कब करना होता है, इसको ऑपोजिट कब करना होता है या इसको रिवर्स कब करना होता है। तो साइन को हम ऑपोजिट तब करते हैं जब हम माइनस की टर्म से, नेगेटिव टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टर्म लेट से 23x लेस देन -11 आई है और ये अगर टर्म ये होती कि -23x लेस देन +11। अब क्योंकि ये -23 आ रहा है, लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जब इस -23 को यहाँ पे नीचे डिवाइड के लिए लेके जाऊंगा तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। ग्रीन में मैं आंसर लिख रहा हूँ कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन -11/20। या -23 था, या माइनस का साइन -23 के साथ ही आया है। फ्रैक्शन के अंदर माइनस फ्लोटिंग होता है, अगर -a/b लिखा हुआ है तो आप उसको यूं माइनस लिख सकते हो दरमियान में, और a/b भी आप उसको लिख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो a/-b भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में माइनस फ्लोटिंग होता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये बात भी रिवाइज हो जाए इस वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर कि ये नेगेटिव साइन जब डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो क्या होगा कि इनइक्वालिटी के साइन को आप रिवर्स कर लेते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो इस केस में करते हैं, अदरवाइज आपने नेगेटिव साइन को रिवर्स करने की जरूरत, इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करने की जरूरत आपको नहीं है। जिस तरफ वो था वो उसी तरफ ही रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हुई है, हाँ ये 23x था तो +23x नीचे गया डिनोमिनेटर में, तो उसी तरह है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि -23x है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, वो जब नीचे जाएगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन आप देखें पहले इस तरफ था, अब दूसरी तरफ हो। तो इस बात का बस आपने इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है। और ये एक चीज है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि टेस्ट में पेयर हो रहे होते हैं उनको कंफ्यूजन का बाइस बनती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है √a/0.5 = 8 है। हम क्या करेंगे, इस 0.5 ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 8 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट मी री राइट द क्वेश्चन फॉर यू ताकि समझ आ जाए कि करना हमने क्या है। तो 8 है इंटू 0.5 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/। अब पेपर में सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट खत्म होता है जब भी तो 1 लगाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा एंड 2 4 जा आ जाए। ये आएगा √a = 4। दोनों तरफ हम स्केयर कर लें, दोनों तरफ हम स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा a, और 4 का स्केयर आ जाएगा 16। 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, दोनों तरफ साथ में स्केयर। ए के लिए हमने सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर क्या किया हुआ है, कंफ्यूजन का जो है ना वो बाइस बनने की कोशिश की गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जो है ना वो की गई है। थर्ड के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने सॉल्व किया हुआ है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था, वो अगर आपने देखा हुआ है तो फिर ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब ये क्वेश्चन है 10 - 10⁻³ = 10⁻⁻1। अगेन आपके क्वेश्चन के पेपर की डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या है
देखें हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है, लेकिन एक्स जो है ना वो न्यूमरेटर में पड़ा, न्यूमरेटर क्या गया, एक्स जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट में पड़ा, पावर में पड़ा है ना, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब अगर बेसिस सेम है तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बेस और ये बेस सेम है, तो टेन टेन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा -3x इक्वल टू -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/3 आ, एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो 1/3 आ, एक्स जो है ना वो यहाँ पर 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, लॉग का क्वेश्चन है, कह रहा है लॉग 16x इज इक्वल टू 3/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब लॉग की ना एक प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो कहता है अगर लॉग ऑफ अगर लॉग ऑफ बेस ए है, दरमियान में वाई पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लॉग को खत्म कर देंगे, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि लॉग को जब आप खत्म करोगे, ये लॉग खत्म होगा, तो ये पावर जो थी वो स्वैप हो जाएंगी, ये पावर जो है ना वो स्वैप हो जाएंगी, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ये जो 16 है, लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो log ऑफ 16x इज इक्वल टू 3/2 पड़ा हुआ है, so this 16 is in the base of this log, so what will happen here is when we will remove this log, so we will be swapping these values, ये 3/2 यहाँ चला जाएगा और x जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, so this will become 16 की पावर 3/2 is equal to x। अब 16 को कैंसिल कर लेते हैं ताकि हम x के लिए सॉल्व कर दें, 16 कैन बी रिटन एज 4 की पावर 2 होल पावर 3/2, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगेन लॉग के लेक्चर्स जो है वो फॉर्मूला तो उसके देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप लॉग को रिमूव करेंगे तो जो पुरानी बेस थी जो पुरानी बेस थी वो यहाँ पे बेस ही रहेगी, लेकिन पावर जो है वो स्वैप हो जाएंगी और ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ये 3/2 जो है ये जब स्वैप होंगे तो ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए माइनस बी, तो सेट्स के लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ा डिटेल सेट्स के बारे में बताया हुआ आपको। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो एम्प्टी सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर एम्प्टी सेट होता है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता। तो जब दो सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब ए में से आप बी को माइनस करेंगे तो सिंपली ए रह जाएगा पीछे, ए रह जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, अगर एक सेट है ए मेरे पास, लेट से 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास 4 5 6, तो ए माइनस बी कर रहा हूं मैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हुए वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो कि ए में बच जाते हैं, जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सेट्स की सब्ट्रैक्शन इस तरह से होती है। तो अब कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 एज इट इज आ जाएंगे। अब आप कहेंगे 4 5 6 कहाँ की, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, इनको नहीं लिखा जाएगा। तो जब भी दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 3 और 4 5 6 दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो सिंपली अगर आप देखें तो ए सेट एज इट इज आ गया, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो उनके बीच में जब आप सब्ट्रैक्शन लोगे तो ए आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा, ठीक है। तो वापस ए आ जाएगा, इस तरह से सब्ट्रैक्शन जो है वो वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, कह रहे हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई and x is equal to 6 and y is equal to 3, find x when y is equal to 5। कह रहा है कि x is directly proportional to y, x जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है। आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 5 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट k निकालना होता है। ये कांस्टेंट k जो है ना वो कॉमन होता है सब, कांस्टेंट के क्या होता है, वो कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है।
अब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन हमेशा यूं लिखी जाती है x प्रोपोर्शनल टू y और फिर x इज इक्वल टू के वाई। अगर यही क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ आए तो इक्वेशन x इक्वल टू के बाय वाई बनाएंगे। तो इनवर्स के केस में हमेशा ये इक्वेशन बनानी है और डायरेक्ट के केस में हमेशा ये इक्वेशन बनानी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। जबकि इनवर्स में ऑपोजिट काम होता है, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी डिक्रीज होगी, अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी फिर जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये ऑपोजिट चलता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x इक्वल टू के वाई इक्वेशन होगी, या अगर a और b दो टर्म्स हैं तो a इज इक्वल टू बी के इक्वेशन होगी। के कांस्टेंट जो है ना वो फिक्स रहता है। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, k मैंने फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू 3 है। तो k निकाल लिया मैंने, k की वैल्यू क्या आ गई है, कैंसिल करने के बाद k की वैल्यू 2 आ गई है, k यही रहेगा। अब अगली बात क्या है, कहता है कि x बताओ जब y 5 है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू के वाई होती है, के फिक्स रहेगा 2, y 5 है, x निकालना है 10 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन इनवर्स के साथ आए तो फिर इक्वेशन ये आएगी। सपोज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि ये इनवर्स के साथ आया था, ताकि आपको इनवर्स को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है वो आ जाए। तो 2 5 ये तो 10 आया था आंसर इसके लिए। अब इनवर्स के लिए इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा, वैल्यूज यही ले लेता हूँ, तो इनवर्स की इक्वेशन हमेशा x इक्वल टू के बाय वाई बनती है, या अगर a और b की फॉर्म में है तो a इज इक्वल टू के बाय बी बनती है, जिस भी फॉर्म में वेरिएबल्स मेंशन है। x की वैल्यू 6 है, k के लिए सॉल्व करेंगे, y जो है वो 3 आएगा, तो k की वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। k 18 आ गया, k इसका भी फिक्स रहेगा। अब यही क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं हम, तो कह रहा है x निकालना है, x निकालना है, तो k वही रहेगा 18, y 5 है, तो 18/5 जो है ना वो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने दोनों को एक में ही रिवाइज करवा दिया, ताकि वो जो मकसद है इस लेक्चर का, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके पेपर ओरिएंटेड हैं वो एक जगह पे क्वान्टिटेटिव सेक्शन के या बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन के वो कवर्ड अप हो जाए, इनको कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको कि इफ 5a into 5b इज इक्वल टू 5d डिवाइडेड बाय 5c है, तो आप d की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। तो d की वैल्यू हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ a b एंड c बताएंगे। d के लिए हमने सेपरेट आउट करना है। तो टर्म्स हैं क्या यहाँ पे, 5a 5b इज इक्वल टू 5d डिवाइडेड बाय 5c। अब ये 5 की पावर c यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर a 5 की पावर b 5 की पावर c। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने d को सेपरेट आउट करना है। उसने खुद पूछा कि d की टर्म वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। अब अगेन बैक टू द क्वेश्चन, जो कि इससे थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मैंने कहा कि बेसिस सेम होनी चाहिए तब जाके आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबकी बेस सेम है। जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स ऐड होती हैं। पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 5 की पावर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर d आ जाएगा। तो 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन सी बन रहा है करेक्ट। तो दिस इज माई आंसर, राइट जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके अंदर क्या है कि कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताएं जबकि आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन के हम लोग 3 4 डिफरेंट वर्जन अभी सॉल्व करेंगे। रीजन, ताकि वही बात है कि इस वन शॉर्ट रिवीजन के अंदर आपके पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके पेपर के हवाले से, आपके एग्जाम के या टेस्ट के हवाले से वो रिवाइज हो जाए। तो अलजबरा के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने फार्मूलाज बताए में कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपने अलजबरा के याद रखने हैं, जो कि पेपर में आते हैं। इसमें से सबसे पहले तो एक ये फार्मूला आपने याद रखना है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब यही फार्मूला प्लस के साथ लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब
यहां पर क्या होगा कि ये जो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ मैं स्केयर कर लूंगा, दोनों तरफ मैं स्केयर कर लूंगा। x स्केयर ए स्केयर, ए मेरा x है, इसको मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूं समझाने के लिए, ये x है और ये मेरा b है। तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1/x का स्केयर 1/x स्केयर माइनस 2ab, 3 का स्केयर, 3 का स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर होगा 9। x और x कैंसिल हो जाएंगे, -2 राइट साइड पे चला जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 जो है वो 11 आ जाएगा। ये आएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 11, तो ये इक्वल टू 11 आ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है ये x माइनस 1/x की फॉर्म में, अगर यही क्वेश्चन आता मेरे पास x प्लस 1/x की फॉर्म में लेट्स से, और क्वेश्चन आता कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो है लेट्स से 5 है, तो आपने वैल्यू निकालनी है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की, यही काम करना है वहां पर भी। तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ अगेन वहां पे भी स्केयर करेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये प्लस है तो a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला खुलेगा, दिस इज माई ए दिस इज माई बी, तो फॉर्मूला जब ये ओपन होगा तो ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। 5 का स्केयर क्या हो जाएगा, 5 का स्केयर हो जाएगा मेरे पास 25, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अब इस केस में ये जो 2 यहाँ पर ऐड हो रहा था वहां जाकर माइनस होगा, जो कि लास्ट केस में यहाँ पे माइनस हो रहा था और वहां पे जाके ऐड हुआ था, तो प्लस और माइनस में ये फर्क होता है, याद रखना है आप। तो मैंने इसको प्लस के लिए भी बता दिया, माइनस के लिए भी बता दिया। तो 25 में से 2 जो है ना राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। तो दिस इज माई आंसर है। अब एग्जाम में समटाइम्स यही वैल्यूज आती हैं, लेकिन ये क्यूब के लिए आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन अगर होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 होता, और आपको कहा जा रहा होता कि आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आप जो है ना वो वैल्यू बताओ, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, आप दोनों तरफ जो है वो होल क्यूब करेंगे। अब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा, a प्लस बी होल क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है, अगेन अलजबरा के लेक्चर में बड़ा थॉरली रिवाइज आप उनको देख सकते हो, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का। नाउ दिस x इज माई a एंड दिस 1/x इज माई b here. So when I will open up this formula, so this will be a का क्यूब x का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब 1/x का क्यूब, 1/x का होल क्यूब इज 1/x क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब दैट इज 125, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज 125, दैट इज 125। बट हमें एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने हमसे कहा कि भाई आपने तो वैल्यू मुझे इसकी निकाल के देनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। इट मीन्स दैट द टर्म which is important for us is this x cube as well as this 1/x cube, ये दोनों टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों को हमने जिनको मैंने ग्रीन में जो है वो सर्कल किया है वो हमारे लिए हमने रिटेन रखनी है। तो व्हाट विल हैपन हियर इज दिस x विल गेट कैंसिल विद दिस x, ये 3 अपनी जगह पे रह जाएगा एज इट इज। x प्लस 1/x क्या है, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी कि x प्लस 1/x तो 5 गिवन था, तो यहां पे मैं 5 पुट कर लूंगा इसकी जगह। बाकी जो टर्म्स हैं ये एक्स क्यूब, दिस एक्स क्यूब
this x cube and this 1 by x cube, ये अपनी जगह पे। इस सब को मैंने सॉल्व करके ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है 3 5 15 बन रहा है, 15 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बचाना है। तो ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110, 110 की इक्वल। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी आना चाहिए, ए माइनस बी होल क्यूब का भी आना चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। अगर वो फॉर्मूला यूज होगा कहीं पर तो फिर वो ये ओपन होगा ए क्यूब। तो आई विल एडवाइज कि आप अलजबरा पे कमांड के लिए जो अलजबरा का थॉरो लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हो 100% प्रिपरेशन के लिए। Like, comment, and subscribe.